अच्छा बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कोई चीज जो ना समझ आई हो? कोagulation कैस्केड पढ़ा था हमने और फिब्रिनोलाइसिस कंप्लीट किया था, वो आप लोगों को समझ आ गया था? जी फायजा, बाकी बच्चों को आ रही है आवाज बेटा। अच्छा, फायजा आप अपना नेटवर्क जरा रिफ्रेश कर लें। हमने पढ़ा था हम पीछे कोagulation कैस्केड और पढ़ा था फिब्रिनोलाइसिस। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर तो किसी को वो सारा प्रोसीजर समझ आ गया तो इसको, उस बच्चे को यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर किसी को वहां पे कुछ नहीं समझ आया ना, फिर वहां पे उसको ये मसले आएंगे, इसलिए मैंने स्टार्ट में पूछा है कि पीछे कोई मसला तो नहीं है। जी बेटा ईशान, फिब्रिनोलाइसिस मैंने करा दिया था। अच्छा, अब हम देखने लगे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब हमने प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन देखा था वो क्या था? हीमोस्टेसिस, यानी कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। कहीं पे अगर कट लग जाए, कहीं पे कोई डैमेज हो रहा है तो उस जगह से ब्लड के फ्लो को स्टॉप कराना ताकि ब्लड लॉस ना हो जाए। ठीक, ये पढ़ा था ना? अब अगर वहां पे सही तरीके से वो सारा प्रोसेस नहीं हो सकेगा हीमोस्टेसिस का, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर किस टाइप के हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ हीमोस्टेसिस, हमने यही कहा था ना कि दो मेन टाइप हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी। और तीसरी हमने टर्शरी की बात की थी, इसमें टर्शरी नहीं आएगा। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि मेन स्टेप्स हैं हीमोस्टेसिस के, वो डिस्कस करेंगे हम। उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं। अब समटाइम्स कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर इस वजह से हो रहे होते हैं कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो है वो ठीक से नहीं हो रही होती, उसमें डिफेक्ट है। तो जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं होगी तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है तो क्यों ब्लीडिंग होगी? एनीवन? प्लेटलेट एफिशिएंसी। हाँ, प्राइमरी में प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं और सेकेंडरी में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स। हाँ वो तो आपकी बात ठीक है। अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस सही तरीके से नहीं हो रही, इट मींस कि एडहीजन नहीं हो रही। ठीक है, तो जब प्लेटलेट्स एडहेयर ही नहीं होंगे उस वस्कुलर इंजरी वाली जगह पे, तो वो किस तरीके से जाके वहां पे ब्लॉकेज बच्चों माइक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस, अगर तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिफेक्टिव है, इट मींस कि प्लेटलेट्स जाके अडेयर नहीं हो रहे, या तो प्लेटलेट्स अडेयर हो रहे हैं तो एग्रीगेट नहीं हो रहे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप ही डिफेक्टिव है, अडेयर नहीं हो रहे, एडिशन ठीक तरीके से नहीं है, तो जब प्लेटलेट्स अटैच ही नहीं होंगे तो बाकी कोई भी प्रोसेस नहीं होगा सही से। और कैसे क्लॉट बनेगा? जब क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग सही से कंट्रोल नहीं होगी। इसी तरीके से अगर एग्रीगेशन में, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कोई इशू है, तब भी यही होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस से कौन कौन से मसले स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, और कौन से जो है डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में जो मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व था वो थे प्लेटलेट्स। आप लोगों को याद होगा कि प्लेटलेट्स ही थे जो कि जाके अडेयर हो रहे थे और एक ब्लॉकेज बना रहे थे, और वो प्लेटलेट्स ही थे जो जाके अडेयर हो रहे थे और क्या कर रहे थे? प्लेटलेट प्लग बना रहे थे एग्रीगेशन के जरिए। अब लेट्स से कि प्लेटलेट्स का ही मसला है कि प्लेटलेट्स या तो डेफिशिएंट है, सही से अवेलेबिलिटी नहीं है, या अगर डेफिशिएंट नहीं है, उनकी जो काउंट है वो नॉर्मल है, बट वो जो प्लेटलेट्स हैं वो यूं कह ले डिफेक्टिव है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो या तो अगर प्लेटलेट्स कम है तब भी उनका फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, या प्लेटलेट्स अब नॉर्मल है, डिफेक्टिव है, तब भी क्या होगा? प्लेटलेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जब प्लेटलेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो डिफेक्ट आएंगे प्राइमरी हीमोस्टेसिस में, क्योंकि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में इन्वॉल्व थे प्लेटलेट्स। ठीक है, लेकिन अगर ये पहला स्टेप ठीक है, प्लेटलेट्स में कोई इशू नहीं है, इशू आ रहा है कोगुलेशन कैस्केड में जाके। ठीक है, आपके वो जो प्रोटीन्स थी, जो हमने कोगुलेशन फैक्टर्स पढ़े थे 1 से लेकर 13 तक, उनमें से अगर किसी कोगुलेशन फैक्टर में मसला है, किसी स्टेप में इशू है,
या उनको कैटेलाइज करने वाले किसी कोफैक्टर का इशू है, तो जो डिसऑर्डर आएंगे वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में आएंगे। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई बात ना समझ आई हो? आगे चलूं? ठीक है, अब देखें। अब हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस में पहले देख लेते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर को, कि अगर प्लेटलेट का मसला है। अब प्लेटलेट्स के जो डिसऑर्डर है वो दो टाइप में हमने क्लासिफाई किए हैं। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी हो सकता है प्लेटलेट की वजह से, और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक, अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव का मतलब है कि प्लेटलेट्स की अमाउंट या तो डिक्रीज है या इंक्रीज है देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल रेंज से हट गए हैं, वेरी कर गए हैं, वेरिएशन है। जब नॉर्मल रेंज से डेविएट कर जाएगी तो या तो वो नॉर्मल रेंज से कम जाएंगे। अगर वो नॉर्मल रेंज से कम जाते हैं तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। मैंने आपको जब ल्यूकोसाइट्स पढ़ाए थे तब भी बताया था कि पीनिया का वर्ड डेफिशिएंसी को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर ये प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये भी मसला है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये भी मैंने वर्ड बताया था कि पीलिया या साइटोसिस जिस वर्ड में होता है उसका मतलब होता है कि उस सेल की या उस चीज की ज्यादती है, ज्यादा अमाउंट में है देन नॉर्मल। ठीक, तो क्वांटिटेटिवली दो चीज हो सकती है, या तो प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है जिसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या तो प्लेटलेट्स की यूं कह ले कि एक्सेस है जिसको हम कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक, हाई प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोसिस, लो प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बोथ आर डिस्टर्बिंग कंडीशंस। ठीक है, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगी। दोनों केसेस में हीमोस्टेसिस सही तरीके से परफॉर्म नहीं होगी। किस तरीके से नहीं होगी उसको आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे इधर पहले पेज पे। उसके अलावा प्राइमरी हीमोस्टेसिस में जो कंपोनेंट इन्वॉल्व था वो आपकी वेजल थी। वेजल पे इंजरी हुई है। ठीक है, जहां पे इंजरी हुई है एंडोथेलियल सेल वहां पे वॉन विली ब्रेंट फैक्टर भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, उसी के नीचे स्मूथ मसल भी है, कोलेजन भी है, जो सारा अपना रोल प्ले कर रहे हैं प्लेटलेट्स के साथ मिलके प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। तो अगर उस वेजल में ही कोई डिसऑर्डर है, वस्कुलर डिसऑर्डर है, तब भी प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगी, बट आपकी एकेडमिक करिकुलम में ये पार्ट शामिल नहीं है। ठीक है, आप लोग लकी हो कि आपने जस्ट प्लेटलेट्स तक करना है, वेजल वाला पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। ये तो हमने देख लिया इसके क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर को कि या तो प्लेटलेट्स कम होंगे या तो प्लेटलेट्स ज्यादा होंगे। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव की तरफ। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर में क्या है कि क्वालिटी इनकी डिस्टर्ब है, क्वालिटी खराब है प्लेटलेट्स की। अब क्वालिटी खराब का मतलब है कि वो प्लेटलेट्स नॉर्मल नहीं है, डिसफंक्शनल है। ठीक, अब वो जो इनकी एबनॉर्मेलिटी है वो इनहेरिटेड भी हो सकती है और वो एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक, इनहेरिटेड मींस कि ऐसा डिसऑर्डर जो कि आप पैदा होते ही पैदाइशी तौर पे लाए हो, या फिर पैदा होते ही नहीं लाए, तो वो म्यूटेशन जिसने आगे जाके मसला करना था वो आपके अंदर थी। ठीक है, पैदाइश से ही आई है। तो ऐसे डिसऑर्डर में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ग्लेजमैन थ्रोम्बोस्कीनिया और उसके अलावा बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम। मैंने आपको बताया था कि ग्लेजमैन में क्या हो रहा है, 2b3a की म्यूटेशन है, ये रिसेप्टर्स से याद होगा आपको। और बर्नर्ड सोलियर में 1b ये म्यूटेटेड था। जब ये म्यूटेटेड है तो मसला होगा एडिशन और एग्रीगेशन में। ठीक, एक्वायर्ड भी प्लेटलेट्स के डिफेक्ट हो सकते हैं। एक्वायर्ड का क्या मतलब है कि इनबॉर्न या फिर इनहेरिटेड कोई मसला नहीं है, प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बट आपकी इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से कोई ऐसी चीज आई जिसने आके प्लेटलेट्स को डिस्टर्ब कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं लाइक एस्पिरिन, डिस्पिरिन, आप लोग जैसे खाते भी होंगे। वो क्या करते हैं, अगर उनकी एक्सेसिव डोजेज ली जाए या फिर उसको लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो वो क्या करती है, वो कुछ चेंजेस इंड्यूस करती है प्लेटलेट्स में, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते, डिफेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोक्सान ए टू, आपने पढ़ा था ना, थ्रोम्बोक्सान ए टू रिलीज करते हैं प्लेटलेट्स और फिर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन प्रमोट करता है वो थ्रोम्बोक्सान ए टू, वेजोकंस्ट्रिक्शन में भी रोल प्ले करता है। तो वो
थ्रोम्बोक्सान A2 का जो रिलीज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से और भी मसले हो सकते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड क्या है, एक्वायर किया ना अपने एनवायरनमेंट से, शुरू से नहीं था कि ये मसला। सीकेडी इंड्यूस्ड यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज इंड्यूस्ड हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, आपको बताया कि वो पेशेंट जो कि किडनी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, आप लोग इसको डिटेल में थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे, उनके अंदर काफी सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, लाइक उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है ब्लड में, जिसको आप कहते हैं यूरीमिया। इसी बेसिस पे इसको किडनी के डिसऑर्डर को यूरीमिक सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे। अभी ये याद रखो कि सीकेडी में क्या होता है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, तो वो एक तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। वो क्या करते हैं, वो भी प्लेटलेट्स को जाके इन्फ्लुएंस करेंगे, अपना इम्पैक्ट डालेंगे और प्लेटलेट्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से लिवर डिजीज ये भी अपना इफेक्ट उसके ऊपर करती है, कॉज करती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखो, चाहे तो प्लेटलेट्स का क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हो या क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर हो, मसला क्या है कि प्लेटलेट्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, सही फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। जब सही फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में मसला आएगा, और जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होंगे। जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, अगर आपको कोई इंजरी आई है तो वो इंजरी हील टाइमली नहीं होगी, वहां पे ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड देर तक वहां पे जो है जाया होता रहेगा, ब्लड लॉस होगा, क्लॉट सही से नहीं बनेगा। या फिर आपको कोई वस्कुलर इंजरी नहीं हुई, इसके बावजूद आपको अगर कोई प्रेशर आता है ना स्किन पे, ऊपर वेजल्स हैं, तो समटाइम्स हेमरेज हो जाता है। इन ये जो नॉर्मल एक्टिविटी है कोगुलेशन कैस्केड की और प्राइमरी हीमोस्टेसिस की, ये सारी चीजें मेंटेन रख रही होती हैं कि नॉर्मल कंडीशन में अंडर प्रेशर आपका जो ब्लड है उसकी सारी की सारी चीजें मेंटेन रहें। ठीक है, हेमरेजेस ना हो, ब्रूजिंग ना हो, क्लॉट्स ना बने नॉर्मल कंडीशन में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा इशू होगा तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर देते हो आप अपने ब्लड वेसल पे, तो वहां पे लीकेज, ब्लड लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी स्किन के अंदर फील होगी कि जैसे कहते हो ना खून जम गया है, परपरा हो गया है, पेटिकियाई, ब्रूजिंग, ये वाले सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाती। अब हम आ जाते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की वजह से हैं। वो कौन कौन से हैं, अब जाहिर है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की वजह से ऐसे डिसऑर्डर आएंगे जिसमें कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ना, आई थिंक तो उन उनकी डिस्टरबेंस है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई मसला है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास इस टाइम पे डिजीज है उनका जिक्र करते हैं, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए और बी। इसमें भी हीमोफीलिया ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें आपके पास फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कमी होती है। अब देखो फैक्टर 8, आपको अगर कोगुलेशन कैस्केड याद हो तो फैक्टर 8 एक को फैक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा था। ठीक है, और फैक्टर 9 के साथ मिलके ये क्या कर रहा था, फैक्टर 10A बना रहा था, एक्टिवेट कर रहा था फैक्टर 10 को, और कॉमन पाथवे, फिर कॉमन पाथवे से फिर हमने फिब्रिन बनाया था। लेकिन अगर इसी की डेफिशिएंसी होगी तो क्लॉटिंग की प्रोसेस मेंटेन नहीं होगी। जब क्लॉटिंग की प्रोसेस मेंटेन नहीं होगी, कोगुलेशन सही से नहीं हो रही, तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और भी बहुत कुछ होगा, इजी ब्रूजिंग होगी, कट लग गया तो खून रुकेगा नहीं। ठीक, ये डिटेल में जब बीमारी पढ़ेंगे तब सिम्टम्स देखेंगे। हीमोफीलिया बी में क्या होता है, फैक्टर 9 ही मिस है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहा था हमने। ठीक है, और फैक्टर 8 का कोई मुझे नाम बताएगा, फैक्टर 8 का दूसरा नाम क्या था? लेबाइल फैक्टर। नहीं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्ल, क्ल, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। अगर क्रिसमस फैक्टर या फैक्टर 9 की कमी होगी तो क्या होगा,
हीमोफीलिया बी हो जाएगा। ये बातें जरा आपने बड़ी जहन नशीन कर लेनी है लेक्चर के टाइम। क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर में जब मैं स्पेसिफिक बीमारी पढ़ाऊंगी तो आपको आधी बातें खुद ही आती होंगी। ठीक है, सिम्टम्स भी खुद ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉजेज भी खुद ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा और बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिफेक्ट की वजह से? वॉन विली ब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी। हमने वॉन विली ब्रांड फैक्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का कैरियर है। कि कोई बच्चा बता सकता है कौन से फैक्टर का कैरियर है वॉन विली ब्रांड फैक्टर? ठीक है, फैक्टर 8 का कैरियर। और उसके अलावा आपने देखा है प्राइमरी हीमोस्टेसिस में भी इसका रोल था। ठीक है, लेकिन इसको हम सेकेंडरी में लेके आएंगे क्योंकि ये फैक्टर 8 का कैरियर है। इसकी डेफिशिएंसी हो या इसका डिफेक्ट हो तब भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। और इसकी बड़ी एक इसी के नाम से मिलती जुलती बड़ी गंदी सी बीमारी है वॉन विली ब्रांड डिजीज जिसको कहते हैं, वो भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक, उसके अलावा विटामिन के की डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी से भी कोagulation कैस्केड डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने शायद इसको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया, मैं बता देती हूँ। विटामिन के जो है वो आपके बहुत सारे फैक्टर्स के लिए जरूरी है। ठीक है, उनकी सिंथेसिस के लिए जरूरी है। क्योंकि आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी सिंथेसिस के दौरान अगर विटामिन के नहीं हो तो उनकी सिंथेसिस नहीं होती सही से, इम्पेयर्ड सिंथेसिस होती है। ऐसे कोagulation फैक्टर्स को कहते हैं विटामिन के डिपेंडेंट कोagulation फैक्टर। अब वो फैक्टर, उन फैक्टर में फैक्टर 2 आ जाता है, फैक्टर 5 आ जाता है, फैक्टर 7 आ जाता है, और आई थिंक फैक्टर 9 आ जाता है। 4 फैक्टर्स है। ठीक है, फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा, लास्ट वाला फैक्टर 9 ही है ना। इसको एक दफा बुक से देख लीजिएगा। ये 4 होते हैं जिसको आप कहते हो विटामिन के डिपेंडेंट कोagulation फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, बल्कि सम टाइम एससीक्यू भी आ जाता है। तो आपको इनके नाम आने चाहिए कि कौन कौन से विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, हाशिर कह रहा है 2, 7, 9, 10। मैं आप लोगों को कंफर्म कर देती हूँ कौन कौन। जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है मुझसे? जी आप भी रिपीट कर दो मैं रिपीट कर देती जो अभी आपने आंसर हूँ। ये एमसीक्यू भी आ सकता है और सम टाइम ये एससीक्यू भी बन के आ सकता है एज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का। लिख लें कि एमसीक्यू भी आ सकता है और ये एससीक्यू भी आ सकता है कि कौन से कोagulation फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन के डिपेंडेंट हैं। विटामिन के डिपेंडेंट कोagulation फैक्टर। जब नोट कर लीजिएगा बताइएगा ताकि मैं आपको फिर इसके नाम लिखवा दूं। जाते लिखवा दें। फैक्टर 2, फैक्टर 7, इनके दूसरे दूसरे नाम भी आप साथ में लिखते जाएं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फैक्टर 9 और फैक्टर 10। फैक्टर 2, 7, 9 और 10। अच्छा, इन फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी आपके जो है इससे रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि विटामिन के डिपेंडेंट होती हैं। वो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल नाम उनका भी लिख लें, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ये भी विटामिन के डिपेंडेंट होती हैं। ये एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में या फिर ड्यूरिंग फिब्रिनोलाइसिस इनका रोल होता है। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस। आगे चले। आगे चलते हैं। एक और बीमारी है, वो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आती है और बड़ी सीवियर किस्म की बीमारी है जिसको कहते हैं डीआईसी। मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र भी किया था डीआईसी। डीआईसी का मतलब है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोagulation।
अब ये एक अजीबो गरीब बीमारी है, क्योंकि इसमें ये ना इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करती। आप देखिए मैंने इसके साथ स्टार बनाया है। स्टार बनाने का मकसद क्या है कि ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रही होती। ये दोनों का मिक्सचर है, इसमें प्राइमरी डिसऑर्डर भी आ रहा है और सेकेंडरी भी आ रहा है। ठीक है। और मजे की बात ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके ब्लड वेजल्स के अंदर पूरी बॉडी में क्लॉट्स भी बन रहे हैं और उसके अलावा ब्लीडिंग भी हो रही है। क्लॉट्स भी बन रहे हैं, ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक है। ये जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगी, कॉजेज भी पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ नोट कर लें कि कौन कौन से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं। और ये सारे के सारे आपके पेपर में आ सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आ सकता है, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से बड़े सारे आ सकते हैं। उसके अलावा ये हीमोफीलिया, वॉन विलिब्रेंड डिजीज और डीआईसी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विटामिन के डेफिशिएंसी भी कम इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ऊपर वाली 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी हीमोफीलिया, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज, वॉन विलिब्रेंड डिजीज और डीआईसी। अब हम आ जाते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे। अब हम बारी बारी ऊपर वाली जो हमने बीमारियां देखी है उनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो हम कर चुके हैं ना। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर देखते हैं प्लेटलेट्स के, और कल हम देखेंगे सेकेंडरी हिमोस्टेसिस के डिसऑर्डर। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? अभी हमने बताया कि लो प्लेटलेट काउंट को कहते हैं, जब प्लेटलेट नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है प्लेटलेट्स की? लिखी भी हुई है बच्चों सामने, 150 से 450,000 पर माइक्रोलीटर। या अगर इसको आप 10⁻⁹ में लिखते हो तो 150 to 450 इंटू 10⁻⁹ ठीक। ये आपको आनी चाहिए। ये आप आपका रोज का काम है, रिपोर्ट्स का काम है। उसके अलावा एमसीक्यूज में आता है, वाइवा में भी पूछ लेंगे। आपकी बुक में 400 आई थिंक लिखा हुआ है, आप उसको 450 कर लें, वो आउटडेटेड है वैल्यू। अगर तो 150, ये है इसकी लोवेस्ट रेंज कि कम से कम इतने हो, ज्यादा से ज्यादा इतने हो, या इसके मिड में कोई वैल्यू हो, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे कम चले जाएंगे इट मीन्स कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, वो नॉर्मल नहीं है। अब देखें, अगर तो इससे नीचे चली जाती है इट मीन्स कि अब प्लेटलेट्स कम है। अब हम देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स होते क्यों कम है हमारी बॉडी में। या तो वो इस वजह से कम हो सकते हैं कि उनकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है, यानी कि पीछे बोन मैरो से ही कम आउटपुट आ रहा है। या तो वो बोन मैरो से ठीक बन के आ रहे हैं, जब वो सर्कुलेशन में आते हैं तो या तो उनकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है, लाइफ स्पैन खत्म होने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोई मुझे बता सकता है लाइफ स्पैन कितना है? 10 days. 10 डेज से पहले ही खत्म हो जाते हैं, 5वें दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन, छठे दिन। ठीक है। या तो इनकी कंजप्शन ज्यादा है, या फिर सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा है प्लेटलेट की। आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जब प्लेटलेट्स बनते हैं और सर्कुलेशन में आते हैं तो तकरीबन इनका 1/3 पार्ट जाके स्प्लीन में स्टोर हो जाता है, जब जरूरत पड़े तो तब फौरी तौर पे हमें अवेलेबल हो सके इसलिए। ठीक। अगर तो ये प्लेटलेट्स ज्यादा स्क्वेस्टर हो गए हैं, ज्यादा स्टोर हो गए हैं हमारे स्प्लीन के अंदर, तब भी सर्कुलेशन में कम हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इन सारे कॉजेज की मुख्तलिफ रीजंस क्या हो सकती हैं कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज हो रही है। प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन जाहिर है तब डिक्रीज होगी जब आपका बोन मैरो डिफेक्टिव हो रहा होगा, आपका बोन मैरो सही काम नहीं कर पा रहा। तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं जब बोन मैरो फेलियर हो जाए? कोई बच्चा बता सकता है? मैंने बोन मैरो फेलियर पढ़ाया था, किस किस डिजीज में हो रहा था? ल्यूकीमियाज में। मैंने आप लोगों को ल्यूकीमियाज पढ़ाए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि बोन मैरो फेलियर हो जाता है जब कोई मेलिग्नेंसी होती है, क्योंकि सारी की सारी जो जगह है वो टाइमली कौन ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं? मेलिग्नेंट सेल। तो बोन मैरो की नॉर्मल सेल्स के लिए जगह नहीं बचती और खुराक भी नहीं बचती। ठीक है। अब जब नॉर्मल सेल्स नहीं रहेंगे ल्यूकीमिया के केस में तो क्या होगा? नॉर्मल सेल बनेगी भी कम तो प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। ठीक। इसी तरीके से एप्लास्टिक एनीमिया एक कंडीशन है जब आपका बोन मैरो फेल हो जाता है, ये एक और कंडीशन है।
ये आपने पढ़ना है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं सही हो रही, तो प्लेटलेट्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। या फिर कोई और मेलिग्नेंसी है, किसी किस्म की भी मेलिग्नेंसी है जिसके लिए पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है या रेडियोथेरेपी ले रहा है। अब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सेल्स को किल करती है, इसका मेन मकसद होता है जाके कैंसरस सेल को किल करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होते हैं, नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है। तो बोन मैरो फेलियर के अलावा बोन मैरो सप्रेशन भी एक काज है कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम हो। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपने जैसे अनीमिया में पढ़ा था कि B12 की डेफिशिएंसी और प्लेट की डेफिशिएंसी होती है, तो आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। साथ ही साथ मेगा कैरियोसिटिक प्रोजेनिटर है, उसमें भी डिफेक्ट आएगा, क्योंकि एरिथ्रोसाइट और मेगा कैरियोसाइट का प्रोजेनिटर सेम है, आपको पता है। अगर तो B12 और प्लेट की डेफिशिएंसी है तो सिर्फ रेड सेल्स में मसला नहीं आएगा, प्लेटलेट्स में भी इश्यू आएगा। ठीक है, इस केस में भी इसकी प्रोडक्शन कम हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो में कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल जा रहा है, जब सर्कुलेशन में आए तो इंक्रीज कंजप्शन हो रही है या फिर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं टाइम से पहले? इसका एक कॉज है आपकी इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। समटाइम्स ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं बॉडी में ड्यूरिंग ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, वो जाके आपके अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जैसे आपने हिमोलिटिक एनीमिया में पढ़ा था, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। उसी तरीके से आपकी प्लेटलेट्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज समटाइम जनरेट हो जाती हैं, और वो जाके आपके प्लेटलेट्स को, हेल्दी प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं ITP, इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्परा। ठीक है, ये भी आपकी एक बीमारी है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा आ जाते हैं TTP, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, और DIC। अब ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, लेकिन कंज्यूम ज्यादा हो रहे हैं। और कंज्यूम क्यों हो रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनका एग्रीगेट बनता है, उसके बाद जाके कोगुलेशन कैस्केड होता है। जब कोगुलेशन कैस्केड होगा प्लेटलेट्स के ऊपर, फिर जाके क्लॉट बनेगा। अब अगर एक मिनट बच्चों, हाँ जी। अब अगर आपके प्लेटलेट्स ही कंज्यूम हो जा रहे हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं आपकी बॉडी में, एक्सेसिव क्लॉट्स बन रहे हैं, तो प्लेटलेट्स में कंज्यूम हो रही है ना, तो आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल से कम हो जाएंगे। ठीक, तो ये वो केस है जिसमें या तो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन है या इंक्रीज कंजप्शन है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें खाम खाई कंज्यूम हो जा रहे हैं, तब भी आपके प्लेटलेट्स आपकी सर्कुलेशन से गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो रहा है, स्प्लीनोमेगैली हो रही है, हमने बहुत सारी ऐसी बीमारियां देखी हैं, आपको पता होगा, याद भी होंगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स भी ज्यादा सिक्वेस्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी स्प्लीन में। ठीक, तो ये हमने कॉजेज की क्लासिफिकेशन देख ली कि कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं जिसमें आपके सर्कुलेशन से प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। या तो वो प्रोड्यूस ही कम हो रहे हैं, या प्रोड्यूस ठीक हो रहे हैं तो डिस्ट्रिक्शन ज्यादा है या कंजप्शन ज्यादा है, या तो उनकी सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा है। हाशिर, इसमें मैंने बताया है सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है प्लेटलेट्स की स्प्लीन में, स्प्लीन में प्लेटलेट्स ज्यादा से ज्यादा सिक्वेस्टर हो रहे हैं, यूं कह लें स्टोर हो रहे हैं, फंस रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जाके। ठीक, जब स्प्लीन का साइज बड़ा होगा तो वो ज्यादा प्लेटलेट्स अपनी तरफ खींचेगी, ज्यादा प्लेटलेट्स को स्टोर कर लेगी, यूं समझ लें आप। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? लाइट किधर है? अलीजा, अपने माइक ऑफ कर ले बेटा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे चलूं?
अब आगे हम आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स या साइंस आएंगे जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब प्लेटलेट्स की कमी होती है तो एग्रीगेट सही नहीं बनता, प्लेटलेट का प्लग नहीं बन रहा सही से, या एडिशन सही नहीं हो रही। तो ऐसे केसेस में जब प्लेटलेट्स ही सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे तो ब्लड की लीकेज होगी। ठीक है, अंडर प्रेशर आपकी जो वेजल्स है हेमरेज की वजह से वहां से लीकेज होगी, या फिर कोई कट लगा तो सही से तरीके से हील ऑफ नहीं हो रहा, सही तरीके से क्लॉट नहीं बन रहा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लिख सकते हैं कि पेटिकियाए होंगे। अब ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि पेटिकियाए क्या होते हैं। छोटे छोटे से लाल से पिन पॉइंट निशान होते हैं आपकी स्किन के अंदर, शोइंग के पिन पॉइंट हेमरेज है, पिन पॉइंट आपकी स्किन के अंदर ब्लड है, लीक आउट हो रहा है। ठीक है, या फिर परपरा, परपरा कहते हैं लार्ज एरियाज है स्किन के अंदर जहां ब्लीडिंग हो रही है। और या फिर एकाई सॉरी एकाइमोसिस है, एकाइमोसिस कहते हैं ब्रूजिंग को। कि ब्रूजिंग का मतलब होता है कि आपकी ब्लड, आपकी वेजल से ब्लड बाहर आ रहा है और आपकी स्किन के नीचे लार्ज एरिया बना रहा है, वहां पे निशान से है। मैं आप लोगों को एक दफा दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर वाली चीज याद आ जाए। आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी आपने हाँ कहा है कि ना कहा है? मैंने कहा जी आपकी। ठीक है, अब यहाँ देखें पेटिकिया बहुत छोटे छोटे से पिन पॉइंट से निशान है लाल कलर के, इंडिकेटिंग के पिन पॉइंट हेमरेजेस है। परपरा थोड़े से बड़े निशान है। ठीक, और ब्रूजेस में देखो या फिर इकाइमोसिस में देखो बड़े पैचेस है, बड़े एरियाज इन्वॉल्व है। इस तरीके के फीचर्स होंगे प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी में, जिसको आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह रहे हो। ठीक है, अच्छा बच्चों अगेन ज्वाइन करो, टाइम इसका खत्म हो रहा है।